हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 6 थर्मोडायनेमिक्स। और आज हम समझने वाले हैं समायतनिक प्रक्रम के बारे में, समदाबीय, चक्रीय और साथ ही साथ हम जानेंगे ऊष्मागतिकी का सेकंड लॉ। तो स्टार्ट करते हैं समआयतनिक प्रक्रम से। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम कुछ प्रोसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसी क्रम में आज हम समझने वाले हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को। तो जैसे कि इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको पता चली जा चुकी है कि समआयतनिक प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें जो V होता है वो कांस्टेंट रहता है। V यानी कि आयतन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहता है। ठीक है। किसी समायतनिक प्रक्रम में V नियत रहता है। तो हम यहाँ से हमें ये समझना है कि और क्या क्या इस प्रोसेस में हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आप ध्यान से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के इक्वेशन को याद करें तो आपको रिजल्ट मिलता था कि जो हम Q ऊष्मा किसी सिस्टम को देते हैं तो वो सिस्टम जो होता है पहला तो उसकी इंटरनल एनर्जी में वृद्धि करने में खर्च करता है, दूसरा कार्य में खर्च करता है। और कार्य को हम लिख सकते थे P/dV, राइट। तो यहाँ से हमने क्या बोला है कि V यहाँ पे लगभग नियत रहता है। ठीक है। V यहाँ पे नियत रहता है तो हमारा जो ये वाला टर्म होता है वो क्या हो जाता है, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो आता है कि Q बराबर U हो जाता है। तो क्या आप यहाँ पे मुझे रिजल्ट, यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ करके दे सकते हैं कि समआयतनिक प्रक्रम में जब हम किसी सिस्टम को Q ऊष्मा प्रदान करते हैं तो क्या यहाँ पे वर्क डन होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब हम उस सिस्टम को ऊष्मा देते हैं तो ना तो यहाँ पे गैस पर कोई कार्य होता है और ना ही यहाँ पर गैस के द्वारा कोई कार्य संपादित किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि गैस के द्वारा अवशोषित जो ऊष्मा थी वो पूर्ण रूप से उसकी आंतरिक ऊर्जा यानी कि इंटरनल एनर्जी वो उसके ताप को परिवर्तित करने में व्यय होती है। ठीक है। तो यहाँ से हमने ये समझा समायतनिक प्रक्रम में कि यहाँ पर इसका आयतन तो नियत रहता है लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं होगा, और दूसरा सारे के सारे अवशोषित ऊष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा व उसके ताप को परिवर्तित करने में व्यय होती है। सेकेंड प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस या फिर समदाबीय प्रक्रम। तो समदाबीय प्रक्रम क्या हो जाएगा? यह एक ऐसा प्रक्रम होगा जहां पे दाब जो होता है वह नियत रहता है। ठीक है। इसका मतलब अगेन हम यूज करेंगे अपनी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन को, दैट इज Q इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास, क्या होता है U, यहाँ पे हम डेल भी लगा देंगे। ठीक है। P इज इक्वल W इज इक्वल्स टू जाता है P/dV। ठीक है। P/dV। तो जब हम इस तरह से यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि W बराबर जो होगा, दैट मीन्स यहाँ पे गैस द्वारा किया गया कार्य कुछ ना कुछ होगा, उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है W इज इक्वल्स टू P dV। dV को हम लिख सकते हैं कि V2 माइनस V1 होता है, दैट मीन्स म्यू आर T2 माइनस T1 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो अवशोषित ऊष्मा होगी उसके द्वारा आंशिक रूप से आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि की जाएगी और जो आंशिक रूप से कार्य में वो ऊष्मा जो है खर्च की जाएगी। किसमें? समदाबीय प्रक्रम में। लेकिन यहाँ पे दाब जो होता है वो नियत रहता है। बात करते हैं चक्रीय प्रक्रम की यानी साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक का मतलब होता है कि जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे वापस मुड़कर आ जाना। दैट मीन्स कि निकाय जो होता है इसमें अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट कर आ जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो शून्य हो जाती है। तो भाई सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम की, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। यह लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके बाद जो हम पढ़ने जाएंगे हीट इंजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रेफ्रिजरेटर भी हम पढ़ेंगे, एक आइडल केस है वो। उसके समझने के लिए हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आना जरूरी है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम दो कथन पढ़ते हैं, जो कि पहला कथन होता है कैल्विन प्लांक का। तो कैल्विन प्लांक का क्या कहना है? ये कहते हैं कि ऐसा कोई भी प्रक्रम संभव नहीं है जिसका एकमात्र परिणाम किसी ऊष्मा भंडार से ऊष्मा का अवशोषण करना तथा ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में रूपांतरित करना हो। यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि ऐसी कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही परिणाम, एक रिजल्ट मिलेगा कि उसने किसी भी चीज से, किसी भी ऊष्मा से, भंडार से ऊष्मा को अवशोषित करा, बस पूरी की पूरी ऊष्मा के द्वारा उसने अपना जो है पूरा का पूरा यूज जो है कार्य में कर दिया गया है। ठीक है। यानी Q इज इक्वल्स टू W कभी भी पॉसिबल नहीं है।
ये कहा जाता है केल्विन प्लांक के द्वारा। तो इससे हम ये रिजल्ट निकालते हैं कि किसी भी आदर्श जो इंजन जो होती है, एक आदर्श जो इंजन होता है ऊष्मा इंजन, उसकी पॉसिबिलिटी का ये खंडन करते हैं यहाँ पर। ठीक है। दूसरा कथन आता है क्लासियस का। इनका कहना है कि ऐसा कोई भी प्रक्रम संभव नहीं है जिसका एकमात्र परिणाम किसी ठंडे पिंड से किसी गर्म पिंड में ऊष्मा स्थानांतरण हो। यानी इसमें कहा गया है कि ऐसा कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा जहां पे हम किसी कोल्ड पिंड से, हमारे पास कोई ठंडा पिंड है, उससे हम गर्म पिंड की तरफ ऊष्मा का स्थानांतरण हो। वैसे भी हम अपनी डेली लाइफ में जनरली देखते क्या है कि कोई भी गर्म चीज जब होती है तो वो क्या होगी, कुछ टाइम बाद ठंडी हो जाएगी, राइट। तो इसका मतलब हम ये देखते हैं कि गर्म पिंड से ठंडे पिंड की तरफ हमेशा क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि ठंडे पिंड से गर्म पिंड की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण हो, ऐसी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। वो कहा गया है क्लासियस के कथन के द्वारा। इसके द्वारा हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी आदर्श प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर जो होता है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सो एज अ कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि ऊष्मा गति का द्वितीय नियम किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता तथा प्रशीतक के निष्पादन गुणांक की मूल सीमा को निर्धारित करता है। ये कुछ लिमिटेशन जो है उसमें लगा देता है। ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज का इतना ही। हमने क्या क्या देखा इसमें, हमने देखा समतापी प्रक्रम जिसमें V नियत रहता है। तो यहाँ पे वर्क डन जो है वो नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ जो सारे के सारे ऊष्मा होगी वो इंटरनल एनर्जी की वृद्धि करने में खर्च हो जाती है। जबकि संदापी प्रक्रम में दाब नियत रहता है, वहां पे कुछ कार्य ऊष्मा गति की, वहां पे कुछ कार्य आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, और शेष जो होगा ऊष्मा वो कार्य करने में खर्च होती है। चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी जो है जीरो रहती है। किसी भी निकाय को दी गई जो ऊष्मा होती है वो निकाय द्वारा किए गए काम के बराबर होती है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम हमने देखा था कि ऊष्मा परिवर्तन अपने आप नहीं होता है। ठीक है, हमने ये समझा था कभी भी अपने आप नहीं होता है, तथा ऊष्मा जो होती है केवल उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर ही प्रभावित होती है। ऐसी कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसमें ठंडे पिंड से गर्म पिंड की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता हो। आवश्यक शर्त ये थी कि आपको ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आना चाहिए। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जानेंगे, दैट इज उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम को देखेंगे। इसका मतलब होता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस